मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल जीएसजी विद संजय सर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 10 मई के न्यूज़पेपर रीडिंग की, डीएनए की, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कंडक्टेड बाय योर मेंटर एंड होस्ट संजय कुमार। तो बहुत सारी न्यूज़ हैं आज आपके सामने। जैसे बैंक से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है कि बैंक को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जो फेक न्यूज़ चलाई जा रही है और बहुत सारे साइबर क्राइम्स, नॉन काइनेटिक काइनेटिक वॉर, काइनेटिक नॉन काइनेटिक दोनों तरह के वॉर चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। काइनेटिक वॉर उस तरह का वॉर होता है जहाँ पे वेपनरी फिजिकल डिस्ट्रक्शन के लिए मिसाइल्स हो गए, स्ट्राइक करे जाते हैं, बॉम्ब भी करे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान राइट नाउ कर रहा है। उसके अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर वो होते हैं जैसे साइबर अटैक हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हो गए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गए। करंटली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है अभी की डेट में, ठीक है? चेंज किया जा रहा है फोटोज़ को, मॉर्फ किया जा रहा है, जानकारी को आधी अधूरी पेश किया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे, जो कि बैंक रेडी टू फ्रॉड साइबर अटैक। उसके अलावा बीसीसीआई ने यहाँ पर 1 वीक के लिए अभी जो है हॉल्ट कर दिया है, इसको पॉज़ बटन दबा दिया है आईपीएल का। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे इंडिया रिपीटेड रिप्लाइज पाकिस्तान स्ट्राइक फॉर द सेकंड डे। तो देख हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 22 अप्रैल का जो बैसारन घाटी पहलगाम के अंदर 26 लोगों को आतंकवादी अटैक्स के थ्रू यहाँ पर शहीद किया गया था, मार दिया गया था। उसके रिटेलिएशन में, उसके रिप्लाई में हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ठीक है? अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, एस्केलेशन क्रिएट कर रहा है, बार-बार इंडिया की तरफ क्या कर रहा है, बहुत सारे शहरों को टारगेट कर रहा है। स्पेशली यहाँ पर बात करोगे तो कश्मीर में पुंछ, पंजाब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन बात करें पंजाब, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स को कंटीन्यूअसली यहाँ पर अपने एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है बार-बार। उसके अलावा अगर बात करी जाए, यहाँ पर बिफिटिंग रिप्लाई कर रही हैं हमारी आर्म फोर्सेस, ठीक है? 26 लोकेशन जैसे कि यहाँ पर बात करी जाए तो बारामूला, भुज, मतलब नॉर्थ साइड से लेकर आपका पूरा वेस्ट साइड तक यहाँ पर क्या कर रहा है, ड्रोन अटैक, मिसाइल्स अटैक्स यहाँ पर कर रहा है। तो उसको डिफेंड यहाँ पर हमारी आर्म फोर्सेस कर रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ज़्यादातर ये जो टारगेट किए जा रहे हैं हेवी आर्टिलरी के थ्रू, ये टारगेट ज़्यादातर जो किए जा रहे हैं, ये सिविलियंस टारगेट किए जा रहे हैं, घरों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, गुरुद्वारों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर थ्रू द पाकिस्तान। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। हमने जो आंसर किया था, जो रिप्लाई किया था, जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो हम लोगों ने रिप्लाई किया था किसका भाई? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो यूज़ कर रहा है 400 ड्रोन्स पॉसिबली फ्रॉम दी टर्की। टर्की से आए हुए ड्रोन्स को यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो ड्रोन से रिलेटेड ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं आज। चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च किया है, कोऑर्डिनेट किया है ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू 8 और 9 के दरमियानी रात में लेह से लेकर सरक्रिक गुजरात तक, मतलब लद्दाख से लेकर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से लेकर सरक्रिक गुजरात तक यहाँ पर जो है एरियल और ड्रोन और मिसाइल्स अटैक किए गए हैं। ठीक है? इंडिया का डिफेंस, एयर डिफेंस है, उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर इसको जवाब दिया, विवेटिक रिप्लाई किया और ये एस्केलेशन टेंशन्स क्रिएट करी जा रही हैं आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करी जाए, जो टारगेट किया गया था टेरर कैंप इंडिया के द्वारा, इंडिया ने यहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था इस वजह से क्योंकि हम टारगेट कर रहे थे पाकिस्तान बेस्ड सारे के सारे टेररिस्ट क्रैम्प को, यहाँ पर कैंप्स को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ने प्रोवोकेशन किया है, उसकी स्केल की बात करी जाए तो 300 से 400 यहाँ पर जो है टर्किश मेड आशीर गार्ड सोनगार क्वाडकॉप्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है? आशीष गार्ड क्या है? ये एक डिफरेंट तरीके का, नए तरीके का यहाँ पर जो है यूज किया गया है ड्रोन। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? सोनगार। तो सोनगार जो है उसकी अगर हम लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर देखें तो 5.5 से 5.56 से लेकर यहाँ पर ये इतने एमएम का 45 एमएम का होता है। असॉल्ट राइफल भी इसके नीचे यहाँ पर देखोगे आप लगी हुई है। 2 ग्रेनेड्स भी इसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक तरीके से काम करता है। यहाँ पर एक मैं इमेज लेके आया हूँ जहाँ पर इसने ये मिसाइल्स को फायर भी किया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो इस तरीके का ये यहाँ पर क्या है भाई, एक आपका ड्रोन है, ठीक है? तो ये डिटेल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आपको डिटेल दिया हुआ है और देखो राइट यहाँ पर इंडिया की आप डाइवर्सिटी इन यूनिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे तो किसने लिखा है? बशीर अली अब्बास। आप समझ रहे हैं? ठीक है? रिलीजियस एंगल मत देखिए, लेकिन पाकिस्तान तो यहीं से, इसी से क्रिएट हुआ है ना, पाकिस्तान इसी की तो बात कर रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है? तो ये बात है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप बात करोगे, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपके सामने है। तो 300 से 400 ड्रोन से यहाँ पर हमला किया गया। इस ड्रोन का नाम याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एस-400 ट्रायम्फ को याद किया है, उसके पहले आपने जितनी भी मिसाइल्स इंडिया ने यूज़ करी थी, हैमर से लेकर स्कैल्प तक, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपकी जो है आ जाए। ठीक है? टारगेट किया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जैसे कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशंस और सिविलियंस एरिया जैसे कि फिरोजपुर, जम्मू एंड राजौरी एरिया में 36 इंट्रूजन पॉइंट को यहाँ पर उसने टारगेट किया था वेस्टर्न पार्ट में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात एरिया में। टैक्टिक क्या है, सिविलियन अच्छा, उसने एक तरीके से शील्ड की तरह, जब उन्होंने, पाकिस्तान ने मोर्टार्स और इस तरह के ड्रोन भेजे तो इंडिया की
जितनी भी एयर डिफेंस थी उसने उसको क्या कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर है? जब इंडिया यहाँ से बिफटिंग रिप्लाई कर रहा है, तो उस बीच में यहाँ पर पाकिस्तान सिविलियन सिविलियन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, सामने ले आ रहा है। तो ये कावर्डली एक तरीके से और अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्रिएट करी जा रही हैं। यूज दी सिविलियन एयरक्राफ्ट बाय द कीपिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस ओपन। पहले ही हमने यहाँ पर नोटम जारी कर दिया है, ठीक है, नोटम हमने जारी कर दिया है, ठीक है, नो एरिया मैन, नो एरिया मैन, ठीक है, भैया कोई भी इस समय एयरमैन नहीं होना चाहिए, कोई एयरमैन नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से जहाज उड़ाते हुए किसी भी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर चीजें नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने तो ये जारी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इसको क्या किया है, वॉलेट किया अल्टीमेटली। यहाँ पर उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर सिविलियन एयरलाइंस को, और हम एथिक्स पे वॉर करने वाले, मतलब इंडिया इंडिया की बात करी जाए तो हम वॉर में भी एथिक्स को यहाँ पर जो है लेकर चल रहे होते हैं। शाम होने पर हम युद्ध नहीं करते थे, हमारा तो इतिहास यही कहता है हमको, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान इस तरीके से हरकतें कर रहा है। चलिए, कॉम्बैट यहाँ पर बात करें, हैवी आर्टिलरी यूज करी गई एलओसी के रीजन में 13 सिविलियंस की कैजुअलिटी देखने को मिली। उसके पहले अगर आप बात करोगे 15 कैजुअलिटी पहले देखने को मिली है। इंडियन आर्म फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, अल्टीमेटली सफर्ड दी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए इंडिया का रिस्पांस कैसा रहा। इंडिया का रिस्पांस भाई S-400 मिसाइल जो काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मींस से दोनों तरीके से इसको न्यूट्रलाइज किया गया है। आर्म ड्रोन्स की यहाँ पर बात करी जाए तो 4 पाकिस्तानी डिफेंस साइट्स को और एक रडार इंस्टॉलेशंस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक लेवल पे विक्रम मिस्री सर इसको कहा गया है भैया कॉवर्डली एक्शन क्रिएट किया गया है पाकिस्तान की तरफ, वायलेटिंग द इंटरनेशनल नॉर्म। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पे रखते हुए सिविलियन एरिया को टारगेट किया गया है और सिविल एविएशन से अपना कवर लिया गया है। स्ट्रेटेजिक रिव्यू की अगर बात करी जाए तो राजनाथ सिंह सर ने हाई लेवल मीटिंग करी है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करी जाए डॉक्टर यहाँ पर जनरल अनिल चौहान सर के साथ में यहाँ पर की है। उसके अलावा बात करी जाए तो टर्किश ड्रोन्स का यूज किया गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये दिख रहा है, मैंने कल ही आपको कल के लेक्चर को अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था कि पूर्ण रूप से मलेशिया, चाइना और टर्की ये पूरी तरीके से हेल्प जो है पाकिस्तान की हेल्प के आगे आ गया, ठीक है। ग्लोबल ड्रोन प्रोलिफिकेशन को कंसर्न में लाता है भैया, ग्लोबली ड्रोन किस तरीके से यूज होंगे, एथिकल कंसर्न जैसे मैंने आपसे बात करी, सिविल एयर स्पेस को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है बाय द पाकिस्तान, कावर्डली अटैक, कावर्डली चीजें करी गई हैं। पॉलिसी चेंजेस की बात करी जा रही है कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे और यहाँ पर सर्विलांस को यहाँ पर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशंस को इंक्रीज किया जाए। आप देख रहे होंगे लगातार रात्रि में ही इस प्रकार से मिसाइल अटैक किए जाते हैं, तो ब्लैकआउट बार बार किया जा रहा है बॉर्डर एरिया में, पंजाब के एरिया में, जम्मू के एरिया में, राजस्थान के एरिया में, ठीक है, सिविल लाइफ ताकि हैम्पर ना हो, डिस्टर्ब ना हो और तरीके से बेटर यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा सके। ग्लोबल डिप्लोमेसी में अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प मिल रही है टर्की से, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली हमको यहाँ पर जो है काउंटर करना चाहिए किसको, टर्की को। ये वही टर्की है जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन दोस्त के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ पर जब अर्थक्वेक आया था तो हेल्प पहुंचाई थी हम लोगों ने, सोचो ये वही टर्की है, ठीक है। इसका रीजन मैंने कल बताया था कि क्यों यहाँ पर टर्की इसकी हेल्प कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया बाइकॉट टर्की एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें से अगर बात करोगे टर्की मेड ड्रोन है और यूज करा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा और भारत को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बात करोगे शॉर्ट डिटेल यहाँ पर दी जा चुकी है, आपको पता है कि यहाँ पर सारी चीजें मैं जो है क्वेश्चंस के साथ साथ में शॉर्ट डिटेल्स के साथ साथ में सारी चीजें लाता हूँ, तो इत्मीनान से इसको आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। चलिए जरा क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लेते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने अगर बात करी जाए ड्रोन इंट्रूजन जो किए थे वो कितने टारगेट्स को किए थे, 36 टारगेट को यहाँ पे किए थे। उसके अलावा ये जो ड्रोन है, ठीक है, ये कहाँ से बना हुआ है भाई, ये टर्किश मेड ड्रोन है। उसके अलावा बात करी जाए तो डिस्ट्रॉयड बाय इंडियाज रिटेलिएटरी एक्शन, जो इंडिया का रिटेलिएटरी एक्शन हुआ उसके थ्रू हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अलावा इंडिया का जो पिवोटल न्यूट्रलाइजिंग पाकिस्तानी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना, अगेंस्ट यहाँ पर क्या है भाई, S-400 यूज किया जा रहा है, हम लोग के द्वारा आकाश मिसाइल का यूज किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम का यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी देखो वॉर के टाइम में जितने भी ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं, अब इन्हीं से आगे चल के आपके जो है क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करी जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और यहाँ पर चीज है जिसमें मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, उसके पहले ही 10 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यूज ब्रीफिंग हुई, जिसमें डिटेल यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान ने किन किन जगहों पर एक्सकेलेट किया है। तो इसकी न्यूज क्या होगी, कल के न्यूज़पेपर में डिटेल में आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। उसके पहले ही जब न्यूज आ चुकी है तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ उसके बारे में। तो कौन कौन से एरिया को यहाँ पर टारगेट किया है प्रोएक्टिव तरीके से अगर बात करी जाए तो इंडियन आर्म फोर्स ने यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेटर्स को यहाँ पर टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके कमांड सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, उनको यहाँ पर रडार साइड है, उनको टारगेट किया है। खास करके मुरैद, रफीक, चाकलाल और रहीम यार खान, ये सारे एरियाज को यहाँ पर इंडिया ने टारगेट किया है। व्योमिका सिंह मैम, ठीक है, इन्होंने जो विंग कमांडर उन्होंने डिटेल बताई, ठीक है। उसके अलावा जो सोफिया कुरैशी मैम है कर्नल, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि कावर्डली यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसके अलावा
ड्रोन्स का भी यहाँ पर ये यूज कर रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है सिविल प्लेन्स का भी यहाँ पर यूज किया गया है बाय द पाकिस्तान। S-400 ने यहाँ पर क्या किया, डिस्ट्रॉय करने की बात करी है S-400 को, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर बेसलेस कमेंट है थ्रू द पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे बात समझो, पाकिस्तान एक तरीके से ना, अभी देखो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। देखो कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या होते हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर वो वॉरफेयर होते हैं जिसमें भाई टैंक लेके किसी और देश में यहाँ पर वॉर करने चले गए, सेना को भेज दिया, टैक्टिक्स नेवी का यूज कर लिया, या फिर यहाँ पर एयरक्राफ्ट का यूज कर लिया गया है, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है। अभी की डेट में अगर आप 21st सेंचुरी की बात करोगे तो आज की डेट में कन्वेंशनल वॉरफेयर उतने नहीं चल रहे हैं। अभी की डेट में आप देख रहे होगे कि मिसाइल से यहाँ पर, ड्रोन से यहाँ पर एक नए तरीके का यहाँ पर जो है आपको अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। फिर साथ साथ में यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, जिसमें काफी हद तक फेक न्यूज, ठीक है, सेंसेशनलाइज कर देना न्यूज को, तुरंत तुरंत बताने के चक्कर में इंडियन मीडिया, थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया भी है, पाकिस्तान मीडिया तो ऑलरेडी है ही। और आपको पता होगा कि इस वॉर से पहले ट्विटर जो था पूरी तरीके से पाकिस्तान में बैन था, ठीक है। इस वॉर के आसपास 1-2 दिन पहले आसपास जो है ट्विटर को वहां पर क्या किया, जिसको अभी फॉर्मली अभी एक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको वहां पर क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया गया है। तो वहां पर बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए हैं, खास करके मिलिट्री डिफेंस रिलेटेड, मिलिट्री या डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो है आपके अकाउंट बन गए हैं, ठीक है। इंडियन मिलिट्री जनरल है, कोई कर्नल है, कोई एडमिरल है, उसके अकाउंट, तो वो वहां से क्या कर रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज को क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली जो है चला रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अभी की डेट में यहाँ पर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। डीप फेक चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉप कर दिया फोटो को, कट कर दिया फोटो को, इस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर वार्निंग दी गई है बाय पीआईबी और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और सबके द्वारा कि भाई देखो, द सर्च इन अ फेक वीडियोस फ्लोटिंग योर सोशल मीडिया इज नॉट एक्सीडेंटली पाकिस्तान यूजिंग प्रोपेगेंडा नेटवर्क मैनिपुलेटिंग यू, ठीक है। तो स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। तो खासकर मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स को जितना आप अपने पढ़ने में लाएं उतना बेटर है। उसके अलावा एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो, उसके अलावा अगर बात करी जाए तो पीआईबी न्यूज, ठीक है। इन सभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लेटफॉर्म है, उन्हीं का आप जो है प्रयोग करिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए करंट टाइम पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अगर जरा सा भी फेक न्यूज डिस्ट्रीब्यूट करी गई तो ये बात समझिए आप उसकी चपेट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना फेथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है खुद के देश पे, आर्मी पे खोगे, जो कि ये करेक्ट टाइम नहीं है। क्लियर है, ये वो टाइम है जहां पर हमको और सपोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो उसके अलावा यहाँ पर ट्विटर पे यहाँ पर बताया गया एडीजी पीआई इंडियन आर्मी का ये क्या है, ऑफिशियल हैंडल है, जहां पर ये बताया कि ये सारे इतने सारे आपके जो है क्रॉस बॉर्डर से यहाँ पर जो है फायरिंग हो रही थी, तो जिसको बिफिटिंग रिप्लाई किया गया है। अल्टीमेटली इंडियन आर्म्स पल्वराइज दी टेररिस्ट लॉन्च पैड, तो ये लॉन्च पैड है, इनको यहाँ से क्या कर दिया गया है, एक तरीके से सबक सिखा दिया गया है, ठीक है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है कवर कराई हैं, ले से लेकर लद्दाख 400 ड्रोन, ठीक है। उसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल सिस्टम से यहाँ पर जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ड्रोन्स आए थे। क्लियर, अंडर द वॉच आइज। उसके बाद अमित शाह सर ने यहाँ पर जो है, हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने बीएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ से यहाँ पर कितना हम रेडीनेस है, प्रिपेयरनेस है हमारे रिजर्व फोर्सेस के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कशन किया है और हाई अलर्ट पे यहाँ पर इनको रखा है। तो जब हम यहाँ पर बीएसएफ की बात कर लेते हैं तो आपको पता है, इसकी डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगा और, ठीक है, बीएसएफ सीआईएसएफ के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर जोशी साहब जो है वो कह रहे हैं डोंट पैनिक, इनफ स्टॉक एसेंशियल इन कंट्री। तो कंट्री के अंदर यहाँ पर इनफ कंज्यूमर अफेयर है, यहाँ पर प्रहलाद जोशी सर, उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास भरपूर रसद है, भरपूर यहाँ पर क्या है, एम्पल अमाउंट में यहाँ पर राइस की बात कर लीजिए, व्हीट पल्सेस की बात कर लीजिए, चना, तूर दाल, मूंग दाल, और यहाँ पर अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फूड ग्रेन्स की प्रचुर मात्रा भारत के अंदर अभी की डेट में है, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कहा है कि करंट राइस स्टॉक जो है हमारे पास में 356.46 लाख टन का है अगेंस्ट द बफर, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग के पास 135 बफर यहाँ पर ऑलरेडी एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, तो पैनिक करने की यहाँ पर अल्टीमेटली कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, ठीक है। एडिक्वेट फ्यूल भी हमारे पास में है, फ्यूल सप्लाई भी हमारे पास में है, जिसमें कि अगर बात करी जाए, कल जो है इंडियन ऑयल की बात कर ली जाए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर ली जाए, यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, इन सभी का जो है ट्वीट आया है कि भाई हमारे पास में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सप्लाईज है, करंटली हमारे पास में एसेंशियल्स की पूरी पूरी यहाँ पर रसद है, कोई चिंता करने वाली ज्यादा बात नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने अनवेल किया है 2 नए इनिशिएटिव विद द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि भाई वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है। अजय बांगा करंट टाइम पे यहाँ पर जो उसके चेयरपर्सन है वो है अजय बांगा। तो यूपी ने क्या शुरू किया है, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा, एआई प्रज्ञा, ठीक है। 28 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल के रीजन में यहाँ पर जो है यूपी एग्रीज को शुरू किया जाएगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
आइए, उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकली यहाँ पर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और एग्रेरियन चैलेंज से जूझ रहा है, और पॉलिटिकली हैवी वेट भी ऑब्वियस सी बात है भाई, सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ से आती है, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर दूसरी हम बात करते हैं तो और क्या चीज आपको देखने को मिलती है, नेक्स्ट यहाँ पे, एक सेकंड। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है भाई, मॉडर्नाइज करने पर एग्रीकल्चर को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाने को, और लॉन्ग स्टैंडिंग जो रीजनल इम्बैलेंस है, ठीक है, अगर आप मैप देखोगे तो काफी हद तक उत्तर प्रदेश का जो मैप है इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये सोनभद्र का रीजन इस तरीके से है। तो ये वाला रीजन अगर बात करोगे तो ये झांसी का एरिया, ठीक है, कानपुर के बाद वाला झांसी का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया, ये थोड़ा ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो यहाँ पर यमुना बहती है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर वाराणसी, यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी, गंगा आ जाती है, गंगा यमुना इस तरीके से आ जाती है। तो ये रीजन थोड़ा सा, इस वाला रीजन यहाँ बात करोगे बहुत हरित इलाका है, जहाँ पर अच्छा प्रचुर मात्रा में पानी यमुना के थ्रू, गंगे थ्रू रहता है, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रॉट जैसी कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है 28 डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड में 7 और पूर्वांचल में 21 डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे ड्रॉट, पॉवर्टी और लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनको टारगेट किया जाएगा। तो वेस्टर्न यूपी और गंगेटिक प्लेन के जो क्रिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पर स्टेट की ग्रोथ चाहिए, उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। दूसरी बात, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए, जिसमें 2737 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक यहाँ पर देगा, और दूसरी बात 1166 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। इससे 10 लाख किसानों को फायदा होगा, और उन 10 लाख किसानों में से 30% यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करी जा रही है, और उसके साथ साथ में 10,000 वुमेन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और इस प्लान्स को 500 से अधिक, 500 के आसपास यहाँ पर फार्मर्स को अब्रॉड भेजा जाएगा, ताकि वो विश्व की ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को यहाँ पर सीख पाएं, बेस्ट प्रैक्टिस को, दुनिया भर में खेती कैसे हो रही है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरीके से उसको यूज करना, ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। इंक्रीज करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस करना रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा, ठीक है, अगर आप बात कर ले 75 के आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहां पर अलग अलग रिक्वायरमेंट है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करी जाए अपलिफ्टमेंट, रूरल इनकम जो है यहाँ पर बढ़े, क्योंकि अगर रूरल इनकम बढ़ेगी तभी तो हम जो उत्तर प्रदेश का टारगेट जो है $1 ट्रिलियन वो यहाँ पर अचीव कर पाएगा उत्तर प्रदेश। एआई प्रज्ञा की यहाँ पर बात की जाए, ट्रेन 10 लाख एआई, ठीक है, 10 लाख यूथ को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, और उसमें भी फोकस किया जा रहा है 30% यहाँ पर वेमेन हो, और खास करके यहाँ पर ग्लोबल जायंट जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, अमेजॉन, गूगल, अदर जितने भी ग्लोबल जायंट है उनका यूज किया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर किसानों को ट्रेन किया जा रहा है, स्टूडेंट को, टीचर्स को, वुमेन्स को, इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो विलेज के हेड और पब्लिक सर्विस सेंटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, डिजिटल लिटरेसी लाई जाएगी, और उसके लिए आप देख रहे हो डिजिटल डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश इसमें क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जैसे उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कोऑपरेशन लिमिटेड, ये यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट करवाएगा। उसके अलावा डिजिटल लेवल पे डिजिटलाइजेशन क्रिएट किया जाएगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि फैसिलिटेट किया जाए सीमलेस डिजिटल कम्युनिकेशन को। एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात करी जा रही है, सॉइल मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, ठीक है, और आपके गवर्नेंस के लिए। 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पर बात करें, फास्टर इंटरनेट हो जाए, और हेल्थ केयर और इन सारी चीजों पे रूरल पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट हो, सीएम हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करी जाएगी, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। एनवायरमेंटली यहाँ पर बात करी जाए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूपी एग्रीज प्रमोट किया जा रहा है, ऑप्टिमाइज किया जाए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए बेटर तरीके से, और एनवायरमेंटल प्रैक्टिस को यहाँ पर आईओटी मतलब कि इंटरनेट थिंक से यहाँ पर पैरामीटर से मॉनिटर किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर करी गई है। तो जरा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक चीज और, वर्ल्ड बैंक की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है IBRD इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ब्रिटेन वुड कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद में 1945 में बना था, और इससे दो बैंक बने थे, एक था आपका वर्ल्ड बैंक और एक बना था IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है, ध्यान रख लेना, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लोन देता है, ठीक है, वहां पर कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पर लोन देता है, ठीक है, बिल्डिंगे बने, पार्क बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, हाईवेज बने, समझ में आ रहा है, विलेज डेवलप हो, ये सारी चीजें। IMF की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो लोन देता है, ये BOP के अगेंस्ट देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अगेंस्ट। अगर आपके पास में डॉलर आपके विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं है और आपको विदेशी व्यापार करना है, तो यहाँ पर आपके लिए IMF लोन देता है। जैसे अभी की डेट में अगर बात करोगे तो पाकिस्तान को दिया गया है, ठीक है ना, पाकिस्तान को यहाँ पर दिया गया है, पहले श्रीलंका को दिया गया था, अगर आपको पता होगा, ठीक है, वहां पर भी क्राइसिस आया था ना। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड, IMF से रिलेटेड हम बात यहाँ पर लेके आए, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें डिस्कशन करी गई है। करंटली अगर आप वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात कर लीजिए तो 1944, ठीक है, 1944 में एस्टैब्लिशमेंट बेटरवुड के थ्रू किया गया था। उसके अलावा 1989, सॉरी 189 यहाँ पर टोटल जो है मेंबर हैं आपके। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। करंटली अजय बांगा
ठीक है, ये हैं और इन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पर मना कर दिया है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक का रिलेट आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ तो इंडिया ने सीसीएस की मीटिंग करी थी और सीसीएस की मीटिंग में यहाँ पर आईडब्ल्यूटी मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर अबेंस कर दिया था थोड़े समय के लिए, यहाँ पर रोक दिया गया है, जब तक यहाँ पर काउंटर टेररिज्म को पाकिस्तान क्या क्या नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, डाउन नहीं करता है, ठीक है। अब उसमें एक तरीके से चाचा चौधरी यहाँ पर जो बना हुआ है वो वर्ल्ड बैंक बना है, इंटरनेशनल जो रिवर डिस्प्यूट है उसके लिए वर्ल्ड बैंक है, ये बात समझना, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक अल्टीमेटली इंडियन ऐसा नहीं बोल सकते, वो अपने पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो अजय बांगा सर इन्होंने कहा देखो हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस देना है, मानना नहीं मानना और मीडिएशन करना है, मानना नहीं मानना देशों के ऊपर है। तो भारत ने जिस प्रकार से अबेंस किया है यहाँ पे, उस पे यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। अगली बात यहाँ पर बात करी जाए तो क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बुंदेलखंड और यहाँ पर देखो दो रीजन कौन कौन से जिस पे फोकस किया जा रहा है, अवध, रोहिलखंड नहीं भाई, वेस्टर्न यूपी, ब्रज नहीं भाई, दोआब और वाराणसी नहीं, आगरा, कानपुर नहीं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के एरिया में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, यूपी एग्रीज को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर। उसके अलावा बात करी जाए तो एआई प्रयास के लिए 10 लाख यूथ को यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। उसके अलावा एआई प्रयास की बात कर लीजिए, चाहे यूपी एग्रीज की बात कर लीजिए, 30% यहाँ पर जो है एलोकेशन वुमेन प्रैक्टिशनर्स का यहाँ पर रखा गया है। तो इंडिया में यूपी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसको डेवलप किया, रिस्पॉन्सिबल किया गया है, यूपीडीईएस सीओ को, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट इसके लिए कितना किया गया है भैया, 4,000 रुपए, 4,000 करोड़, ठीक है, जिसमें बड़ा एक अमाउंट यहाँ पर किसका है भैया, ठीक है, बड़ा अमाउंट आपका वर्ल्ड बैंक का है। चलिए शॉर्टकट में यहाँ पर देख लेते हैं। अब उस बड़े अमाउंट में बात करोगे तो 2,737 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा, 1,166 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है स्टेट यहाँ पर देगा। तो अल्टीमेटली ये सारी सारी बातें स्टार्ट में आपको, एंड में सारी बातें यहाँ पर रिवीजन के तहत मिल गई। तो ये कल जो है ट्वीट आया है उत्तर प्रदेश के सीएम का, योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है, यूपी एग्रीज और यहाँ पर एआई प्रज्ञा, ठीक है, ये अजय बांगा सर बैठे हुए हैं, ठीक है। एआई में दक्ष होंगे 10 लाख नौजवान, देखो यही बात मैंने अभी आपसे करी है, ठीक है, सारी सारी डिटेल, और इन सारी जगहों पर अल्टीमेटली एग्रीज किया जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जा रही है इसके बारे में, तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में 38 सीपीआई माओइस्ट कैडर ने सरेंडर किया है पुलिस को ऑपरेशन कागेर के तहत, ठीक है। ये ऑपरेशन कागेर जो है रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह सर के यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। पहली बार इंडिया का तिरंगा झंडा तेलंगाना के कोठा कोठा गोडेम हिल पे यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी नक्सलाइड और माओइस्ट एरिया था, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। चलो डिटेल में थोड़ा बात करते हैं इस चीज के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस तरह के ऑपरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। यूपीएससी के अगर आप बात कर ली जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी को लेकर, इंडियन सिक्योरिटी को लेकर तो जीएस पेपर 3 और उसके साथ साथ में जीएस पेपर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए, ऑपरेशन कागार लार्ज स्केल कोऑर्डिनेट एंटी माओइस्ट नक्सलाइड मूवमेंट को कैंपेन करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनवरी 2024 में। फोकस किया जा रहा है यहाँ पर इरेडिकेट करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और बस्तर रीजन, छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग तेलंगाना बॉर्डर को। क्लियर है ये सारे रीजन में इंटीग्रेट किया जा रहा है मिलिट्री एक्शंस को, एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी को सर्विलांस किया जाए, यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है आउटरीच टू रिस्टोर द स्टेट कंट्रोल जो वहां पे सरकार है उसकी ज्यादा कंट्रोल हो, ठीक है। प्रोटेक्ट करना ट्राइबल राइट्स को फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द माओइस्ट, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है भैया, ये 2024 में जनवरी में शुरू किया गया था, एम सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और टारगेट अल्टीमेटली क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है क्योंकि इसको कई बार एम्फेसिस किया गया है बाय होम मिनिस्टर के द्वारा, अमित शाह सर के द्वारा, कि 31 मार्च 2026 तक इंडिया को नक्सलाइट फ्री करना है, ये टारगेट उन्होंने रखा है। कोर एरिया क्या है भाई, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वेस्ट सिंहभूम जो कि झारखंड में पड़ता है, और एडजर्निंग बॉर्डर एरिया ऑफ द तेलंगाना, ठीक है। पर्सनल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से अधिक सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पर टू द सीआरपीएफ, ठीक है। उसके अलावा कमांडो बटालियन ऑफ रिसोल्यूट एक्शन, ठीक है, कोबरा। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के और स्टेट पुलिस के जवान को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, 1 लाख जवान को यहाँ से होते हैं। ड्रोन का यूज करके, एआई का यूज करके, सैटेलाइट इमेजरी का यूज करके, इन सारी चीजों का रियल टाइम सर्विलांस करके यहाँ पर जो है इस मिशन को, प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 9 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख है तो ऑब्वियसली बात है 9 तारीख की खबर ही पढ़ेंगे हम लोग। 38 जो है आउटलॉर्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, ठीक है, उसका एक अलग ग्रुप, अलग विंग है माओविस्ट, उन्होंने यहाँ पर जो है अल्टीमेटली सरेंडर किया है। किस टाउन में किया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, कोठा गेडाम टाउन, ठीक है, कोठा गेडाम टाउन। 2 सीपीआई माओइस्ट मेंबर हैं, ठीक है, 16 मिलिशिया मेंबर्स हैं, 7 यहाँ पर विलेज कमेटी मेंबर्स हैं। इस तरीके से अलग-अलग मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। खास करके यहाँ पर 6 मेंबर आपके क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन और 3 यहाँ पर चेतना नृत्य मंडली से और ग्राम रक्षा दल से। चलिए, लोकल कम्युनिटी और ट्राइबल्स की यहाँ बात करी जाए तो कलेक्टिव डैमेज क्रिएट होता था ट्राइबल पॉपुलेशन में, ठीक है, क्रॉस सीज फायर में, तो सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस यहाँ पर रिड्रेसल किए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो ये पहली बार नेशनल फ्लैग फ्लैग हॉइस्ट हुआ है कहाँ पर, हिल ऑफ द करंगोटा। यही मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर रिपीटेडली माओइस्ट के द्वारा क्या कहा जा रहा था कि पीस टॉक करने को तैयार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया कि भैया गन के साथ कोई भी टॉक नहीं होगी, ठीक है, नो टॉक विद गन्स। समझ में, अगर आप गन फायर कर रहे हो तो टॉक कोई भी नहीं करी जाएगी। इसके पहले और कौन-कौन से एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस इंडिया में चलाए गए, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हट 2009 में चलाया गया, लार्ज स्केल एंटी नक्सलाइड और कैंपेन किया गया था इंडिया में। ऑपरेशन प्रहार महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ऑपरेशन वज्र शक्ति। अदर ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ जो हुए हैं वो अलग से मैं परसों के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ठीक है, उसको आप लोग जो है इत्मीनान से देख सकते हैं। ऑपरेशन कैक्टस, उड़ीसा में इंसर्जेंसी को कैक्टस लिली जो था वो पाकिस्तान के साथ में था। कैक्टस लिली जो था वो 1965 की जंग के लिए पाकिस्तान में था, ठीक है? उस तरीके से थंडरबोल्ट लालगढ़, थंडरबोल्ट आंध्र प्रदेश में है, लालगढ़ आपका जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर जो है पिछले साल चलाया गया था, ठीक है? आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पश्चात के बाद में, ठीक है? चलिए थोड़ा बात कर देते हैं। कागेर को कब शुरू किया गया है? 2024 में शुरू किया गया है। इसमें कौन-सी फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात करी जाती है भाई, कौन-सी फोर्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है? तो भाई एनआईए इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बात करी जाए तो बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे अगर बात कर लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा बात करोगे तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम लोग सीआरपीएफ बोल देते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल। तो ये ज्यादातर जो चीजें आपको दिख रही हैं इसमें ये नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है टेररिस्ट एक्टिविटी के समय पर यहाँ पर जो है रक्षा करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई ऐसे सिचुएशन हो जहां पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पर जो है ये फंक्शनल होता है। एलिमिनेट कब तक करना है? 2026 तक का टारगेट रखा है। यहाँ पर कौन सा राज्य नहीं है? देखो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि भाई पहले से मतलब पहले था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर, ठीक है। इधर से आप अगर आप बात कर लें इस तरह से मैप बनाए अगर भारत का आप, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो पूरा छत्तीसगढ़ का रीजन है इस तरफ की बात कर ली जाए, इधर जो झारखंड का एरिया ये बात कर ली जाए, इधर तेलंगाना की बात कर ली जाए, इस तरफ आपको यहाँ पे महाराष्ट्र दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से महाराष्ट्र दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ के रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो भाई छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, केरला नहीं, केरला में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये नीचे की ओर इस तरफ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैप वाइज अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये द हिंदू की 2 तारीख की फुटेज है यहाँ पर, द हिंदू न्यूज़पेपर की। रेडी फॉर पीस टॉक इफ सेंटर स्टॉप द कागे सीपीआई माओइस्ट सेंट्रल कमिटी, ठीक है, टॉक करने को रेडी थे। 2 अप्रैल की बात है, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। तो देखिए ये सारा रेफरेंस भी लेके आया हूँ मैं, जो आपको अलग-अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, कितने-कितने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्वॉल्व्ड हैं, कौन-कौन सा कोर एरिया है, बस्तर छत्तीसगढ़ का, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, वेस्ट सिंहभूम झारखंड का और तेलंगाना बॉर्डर का एरिया। ड्रोन, एआई, सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है और ये आपके पुराने सारे के सारे क्या हैं? एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ठीक है। पोप लुई 14th ये बनाए जा चुके हैं नए पोप, ठीक है। हाँ, ये बड़ा ही दुःख की खबर है भाई कि ब्रॉट टू जम्मू एंड कश्मीर 3 डे अगो, आर्मी जवान फ्रॉम आंध्र प्रदेश किल्ड इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पाया तो नहीं जा सकता है, इनके रण को सैल्यूट है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। मुरली नायक, इनका नाम क्या है भाई? मुरली नायक। अगली बात यहाँ पर कहा जा रहा है, मल्लापुरम केरला में यहाँ पर निफा वायरस का यहाँ पर क्या हुआ है भाई? कंटामिनेशन हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर अ, ये जो ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, ये बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड हो रही है, ठीक है? तो चलिए कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, इसके बारे में ज़रा थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। कल मैंने डिटेल में इसके बारे में बात करी है, कल के लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है? उसका ये एक शॉर्टकट है ये, ठीक है? निपा वायरस आपको देखने को मिल रहा है, 2018 में इंडिया में ब्रेकआउट हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे 42 वर्षीय, 42 वर्षीय यहाँ पर वुमेन्स जिनकी थी उनकी डेथ हुई है और 3 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर कंटामिनेट कर दिया गया है, ठीक है? अगर देखो पहले क्या होता है,
जब बैट जो होते हैं, ये दिख रहा होगा बैट आपको उल्टा लटका हुआ चमगादड़, ये फ्रूट को कट कर लेते हैं, फ्रूट को खाते हैं। तो उसको क्या करता है, फ्रूट या डेट की बात कर लीजिए, सब्जी की बात कर लीजिए, और उसको कंटामिनेटेड फ्रूट को जब ह्यूमन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बिना मतलब बेटर तरीके से वॉश नहीं करके या फिर, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली ह्यूमन चेन में आने के बाद में वो ह्यूमन को हो जाता है। अब ह्यूमन से ये क्या होता है, अदर ह्यूमन को ये ट्रांसफर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कंटामिनेशन किया जाता है, और 90% लीथैलिटी इसके अंदर, मतलब मोर्टेलिटी ऐसी है कि भैया डेथ 90% हो जाती है। क्लियर है? ट्रीटमेंट अलग-अलग लेवल से रिबाविरिन वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है। कल ही मैंने डिटेल में इसको बताया था आपको, ठीक है? तो चलिए ज़रा थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि चर्चा में है, पूछा जा सकता है आपसे। तो वायरस स्केयर रिटर्न इन द केरला। सबसे पहले अगर बात करोगे, निपा वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1998 में मलेशिया में, ठीक है? हिस्ट्री पूछी जा सकती है, पता होना चाहिए। फ्रूट बैट इसका नेचुरल होस्ट आपको देखने को मिलता है, सन 2001 का इंफोग्राफिक्स है, लेकिन समझाने के लिए आपको बेटर लगेगा, ठीक है? थ्रू देखो यहाँ पे होस्ट, नेचुरल होस्ट फ्रूट है, फ्रूट यहाँ पर फ्रूट बैट है। थ्रू पिग्स या डायरेक्टली फ्रूट को कंटामिनेशन होते हुए उसको खा लिया जाए तो यहाँ पर ये ह्यूमन को हो जाता है, और ह्यूमन से ये क्या होता है, कंटेजियस है, तो ये फैलता है, संक्रमित हो जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी स्पीशीज है, तो पेट्रोपस जायंटियस, ये कल बता चुका था मैं, ठीक है? इनिक्स्ट्रियस, ठीक है, इनिक्स्ट्रियस स्पेलिया। उसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए साइनोपेट्रस सिनेफिस, और स्कोटस फिलस कुहिलिन, और हिप्पोस्लिडरस आपका लैर्वेटस। तो ये सारे नाम हैं, स्पीशीज के नाम हैं। देखो यूपीएससी एग्जामिनेशन में होता ये है कि क्वेश्चन आते हैं भैया, स्पीशीज से नई जो भी चीजें होती है उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बाकी अभी आपके एसएससी में भी आने लगे हैं, ठीक है? तो आप उसको देख सकते हैं। ये करंट अफेयर जो है यूपीएससी, एसएससी, बैंक सभी के लिए है। बैंक के जितने बैंकिंग टॉपिक आएंगे वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, एसएससी के जितने टॉपिक भी आएंगे उनको भी मैं ट्राई करूंगा डिटेल में बताने की। फूड है, डेट पाम है, एनिमल है, और फिर यहाँ पर आपको पीपल देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर क्या है, फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, डॉजिनेस देखने को मिलेगी, और एपिलेप्सी भी देखने को मिल सकती है, कोमा में भी व्यक्ति जा सकता है। तो ये एक तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, अभी रिसेंटली ना बहुत ज्यादा ना रेबीज को लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है काउंटरफिएट मतलब जाली या नकली, ठीक है ना, जो नकली आपकी रेबीज की वैक्सीन है ना, ठीक है, वो यहाँ पर मार्केट में ऐसा लग रहा है कि आ गई है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बावजूद यहाँ पर जो है बच्चों की डेथ हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है। तो कहाँ पर ये केस सामने आया है, ठीक है, अलपजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, ठीक है, अल्पुहा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रेबीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, ठीक है? तो रेबीज डेडली है, इंटायरली प्रिवेंट किया जा सकता है, जूनोटिक डिजीज है। इसके वायरस का नाम है यहाँ पर लीजा वायरस। क्या नाम है भाई? लीजा वायरस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बैट, उसके अलावा अगर बात करी जाए तो वुल्फ, डॉग, इन सबके बाइट इनके सलाइवा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? बैट, डॉग, मंकी एंड वुल्फ, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। स्पेशली अभी इंडिया में डॉग पॉपुलेशन की अगर बात करें, स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन, और वहां पर ये काफी हद तक फैलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं उनकी गलती है, हम भी उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी बड़ी बात है, ठीक है? चलिए, 36% दुनिया में यहाँ पर जो है डेथ हो जाती है, और इंडिया में अगर बात करोगे यहाँ पर तो 18 से 20 हजार लोगों की डेथ साल भर में होती है। तो वल्नरेबल है भैया बहुत, आपको देखने को मिलता है। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उनमें आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके 90% डॉग बाइट से इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में डॉग बाइट जो है वो 1,74,000 है भाई, 17.4 मिलियन, मतलब 1,74,000 डॉग बाइट है, डॉग बाइट्स हैं, जिसके अंदर 18,000 से 20,000 रेबीज यहाँ पर जो है डेथ देखने को मिलती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल के द्वारा यहाँ पर, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा डेटा लाया हूँ मैं, समझ में आ रहा है? उसके अलावा यहाँ पर चिल्ड्रन रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वल्नरेबल होते हैं, डरते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और डॉग्स फिर जो है रन भी करते हैं उनके पीछे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वो डर जाते हैं तो वो भी अटैक करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अर्ली सिम्टम्स आपको फीवर देखने को मिल सकते हैं, और फीवर है, हेडेक है, वीकनेस है, फिर एंजाइटी, कंफ्यूजन, ठीक है, एजिटेशन, उसके बाद हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है, और वूफिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा करते हैं जैसे डॉग बार्किंग जैसा साउंड आपको देखने को मिलता है, इवन तो बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, ठीक है? फेटल है, ऑब्वियस सी बात है, पहले अगर सिम्टम्स दिख गया और इंजेक्शन यहाँ पर लगा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरेबल है। लेकिन एक स्टेज के बाद में अगर वो वायरस नर्वस सिस्टम से होता हुआ ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम से होता हुआ भैया ब्रेन में पहुंच गया, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है ना? तो ये बड़ी बात है। तो ट्रीटमेंट की बात करें, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की यहाँ पर बात करी जाए तो एंटी रेबीज वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है। सीवियर केसेस अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एंटी रेबीज सीरम दिया जाता है। उसके अलावा रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी चढ़ाए जाते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की अगर बात करी जाए तो उस समय यहाँ पर हाई रिस्क वाले ग्रुप में 14 हाई इंसिडेंस एरिया के अंदर यहाँ पर क्या कहता है, चीजों को देखा जाता है। क्लियर है? फिर यहाँ वैक्सीनेशन की बात की जाए, 0 पॉइंट ml पर एक आर्म में लगाया जाता है।
डोजेस की बात करी जाए, एनुअल वैक्सीन जो इंडिया में यूज करी जाती है 3 मिलियन 30 लाख वैक्सीन इंडिया में, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये डेटा है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर चलाया जा रहा है, ताकि वैक्सीन कराई जाए, अवेयरनेस कराई जाए, ट्रेनिंग कराई जाए, सर्विलांस किया जा सके। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएशन रेबीज एलिमिनेशन 2030 तक यहाँ पर रखा गया है। वन हेल्थ अप्रोच यहाँ पर रखी जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करी जाए, एनिमल हस्बेंड्री सेंटर बनाया जाए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 का है, तो अल्टीमेटली स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, नसबंदी, ठीक है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है स्ट्रे डॉग्स का। बजटरी सपोर्ट केरला का पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बहुत सारे चल रहे हैं। चैलेंजेस क्या है, अवेयरनेस बहुत कम है, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, कॉस्ट और सप्लाई में आपको देखने को अभी रिसेंटली राइजिंग केस आपको देखने को मिला 2024 में, भैया 3,16,000 केसेस आपको देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ केरला में, समझ रहे हो, और 14 डेथ भी रिपोर्ट करी गई है। और ऐसा नहीं है कि अभी एक कोलोनियल कि आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, कोलोनियल का मतलब कि आपका थ्रू द ब्रिटेन के टाइम पे, ठीक है। लुईस पास्टर साहब ने 1884 1885 में यहाँ पर क्या बना दिया था, इसकी रेबीज की वैक्सीन बना दी थी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपके सामने डब्ल्यूएचओ और ये सारी चीजें, ये आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी किसकी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसको जाके आप इत्मीनान से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सिंगल बाइट, ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकती है, ठीक है। लीजा वायरस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से एक लीजा वायरस होता है, ठीक है। बैट, फॉक्स, कैट, ठीक है, फीवर, डिप्रेशन, ट्रीटमेंट इस तरीके से। फोमिंग आती है माउथ से फोमिंग आना शुरू हो जाता है। ब्रेन के रीजन में इस तरीके से आपके जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम को ये डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें करी जा रही है। चलिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी मोड क्या है भाई डॉग बाइट, इंडिया में तो खासकर यही है ज्यादातर। उसके अलावा इसमें जो वैक्सीन दी जाती है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है, मसल मतलब ज्यादा अंदर इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है। 2030 तक का हमारा टारगेट है नेशनल एक्शन प्लान रेबीज को यहाँ पर क्या करना, एलिमिनेट करने का, डॉग मीडिएट रेबीज को। उसके अलावा बात करें जाए ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पर लाया गया, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। चलिए तो ये आपके सामने है, ये 5 मई को ही यहाँ पर जब केरला में बहुत सारे केसेस आना शुरू हुए, तो रेबीज से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम यूपी में भी एनएचएम यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा चलाया जाने लगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर अगर बात करोगे तो हर्डल करके द हिंदू को कॉन्क्लेव चल रहा है, जहां पर बहुत सारे वेरियस अलग अलग महानुभाव आए हुए हैं, जैसे फॉर्मर एनएसए, ठीक है। उसके अलावा बात करोगे तो टीएस त्रिमूर्ति जो कि फॉर्मर इंडिया रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में, और एम के नारायणन जो कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में डिटेल बात करी, भैया पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ पर दो स्प्लिट किया हम लोगों ने, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान को, तब भी यहाँ पर नहीं मान रहा है, ठीक है। खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान इस जगह पे प्रोवोकेशन ऑलरेडी चल रहा है वहां पे, फिर भी नहीं मान रहा है, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया नहीं था, तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल के साथ लेके आया हूँ। डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए जरा डिलिमिटेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये आपका यूपीएससी से रिलेटेड टर्म्स है, और अभी देखो ये चर्चा में भी है, तो बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर मत बताइएगा, बोलिएगा सर जैसे आपने पढ़ाया नहीं था। तो जीएस पेपर नंबर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और गवर्नेंस चैलेंज को लेकर ये आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 की बात करी जाए तो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी वाला पार्ट है, ठीक है, सोशल जस्टिस और आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपका वैसे तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है। जीएस पेपर 1 में बात करी जाए तो इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, ये गलत तरीके से यहाँ पर लिख गया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी वैसे हर बात करोगे तो डिलिमिटेशन ज्यादातर आपका जीएस 2 का ही, और जीएस 3 का आपको पार्ट, जीएस 1 सोसाइटी का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिलिमिटेशन क्या है, वैसे अगर देखोगे डिलिमिटेशन फिक्सेस बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की टोटल 80 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, समझ में आया, ठीक है। बंगाल की 40 सीटें हैं, इधर आपका अदर सीटें हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग सीटें आपको देखने को मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इवन उनके खुद के पर्टिकुलर आपका स्टेट असेंबली में, ठीक है। तो उसको क्या करना है, प्रपोर्शनेट करना है, प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। ये होता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन प्रोसेस redraw a boundary of electoral constituencies reflecting the challenges of the population, और एक्सरसाइज की जानी है 2026 में, क्योंकि काफी समय से ये टल रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो साउथ के स्टेट हैं उन्होंने उन्होंने क्या है, अपनी पॉपुलेशन को क्या किया है, थोड़ा सा लिमिट किया है, अपने पॉपुलेशन को उन्होंने कंट्रोल किया है, और वहीं पे नॉर्थ जो स्टेट है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आउटबर्स्ट है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो इसकी वजह से क्या है, नॉर्थ के पास में जनसंख्या के हिसाब से संख्या ज्यादा है, तो अगर संख्या ज्यादा है तो उसके हिसाब से उनको सीट मिलेगी, लॉजिकल है। वहीं पे साउथ में क्या हो रहा है कि वहां पर जनसंख्या कम है, उन्होंने कंट्रोल की है जनसंख्या, ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल किया है वहां पे।
ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पर क्या हो सकता है, आने वाले भविष्य में सीटें कम हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जो चीज आर्टिकल कह रहा है थोड़ी बहुत चीजें लेजिटिमेट है, बट गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राई कर रही है कि सारी चीजें यहाँ पर जो है कंसेंसस किया जाए, सबको सहमति में लिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं, सहमति में किस प्रकार से लिया जाता है। अथॉरिटी यहाँ पर कौन है डिलिमिटेशन करने वाली, तो उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन यहाँ पर बनाई जाती है, जिस कमीशन के अंदर, और ये कमीशन जो बनाई जाती है, अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें एक चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और अदर मेंबर होते हैं आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के और चीफ इलेक्शन कमीशन के। आर्टिकल 82। अब आर्टिकल 82 पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल हैं, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड, वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो 3 पिलर पे आपको देखने को मिलती है। कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेटिव, जहाँ पर कानून बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोल देते हैं। पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, ठीक है, एक होता है अपर हाउस जिसको हम लोग राज्यसभा बोल देते हैं, एक होता है लोअर हाउस जिसको हम लोग लोकसभा बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा फिर होता है एग्जीक्यूटिव और होता है जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है भैया हमारे पे। ठीक है, मतलब ये जो है आपस में मिलके काम कर लेते हैं, और यहाँ पर जुडिशरी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अलग है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है जुडिशरी में 79 से लेकर। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे आर्टिकल पार्लियामेंट के आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 80 राज्यसभा का है, आर्टिकल 81 जो है किसका है भाई, लोकसभा का है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, रिलेटेड आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 80 फिर से बताऊं मैं आपको, ठीक है, आर्टिकल 82 यहाँ पर क्या बात करता है, पार्लियामेंट इनैक्ट द, किसकी बात करता है, इनैक्ट द डिलिमिटेशन एक्ट पोस्ट सेंसस, सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज द कमीशन, कमीशन बनाने की बात करता है। और ये बात करता है आर्टिकल 170 में, डील करता है डिलिमिटेशन को, कहां पर, स्टेट लेजिस्लेटिव पॉलिसी के अंदर। फिर यहाँ पर बात आ जाती है पावर क्या है इसके पास में, इसका डिसीजन आर फाइनल होता है, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है सीट्स में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, बाइंडिंग है इसका डिसीजन। ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करना, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, भाई जैसे बाउंड्री है, जैसे डेमोग्राफी है, जैसे जनसंख्या है, जैसे यहाँ पर लोगों का नंबर है, उसके हिसाब से यहाँ पर वोट का नंबर भी इक्वलाइज करना। क्लियर? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका जो है इंडियन पार्लियामेंट के लिए हो जाता है। राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड बात हमने कर ली। डिलिमिटेशन इससे पहले हुआ है या नहीं हुआ है, 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1972 में हुआ, 2002 में हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही सेंसस हुआ है, ठीक है, उसके तुरंत 1 साल बाद यहाँ पर लिमिटेशन किया गया है। 1981 में नहीं हुआ, 1991 में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल यहाँ पर सेंसिटिविटी चल रही थी। ठीक है, उसके अलावा बात कर लो तो 1976 में इसको फ्रोज कर दिया गया था अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कहा जाता है। ऐसा क्यों किया गया था, ताकि जो है नॉर्थ और साउथ के अंदर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, मेंटेन किया जा सके फेडरल बैलेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, अगर दोनों की सीटें मिला लो अभी की डेट में, जो करंट सीटें हैं यहाँ पे, वो कितनी है, लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, लोकसभा की अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलती है कितनी, 543। ठीक है, और राज्यसभा की देखने को मिलती है 245 सीट्स, जिसमें 12 नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2026 के में फ्रोज हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84, 2001 में जो लाया गया था। तो अभी यहाँ पर बात करी जा रही है कि फिर से डिलिमिटेशन लाया जाए। अभी तक सेंसस ही नहीं हुआ है, तो अभी सेंसस ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 के स्टार्टिंग में यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, वो भी कास्ट बेस्ड सेंसस होगा इस बार, गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर गेन सीट ले लेंगे, उसके बाद जो साउथ इंडिया के स्टेट है वहां पर 20 लोकसभा सीट उनके यहाँ से चली जाएगी, ऐसा एस्टिमेट है। देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, 60% टैक्स दे रहे हैं साउथ वाले, बट सफर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, और उसके अलावा यहाँ पर फेडरल इम्बैलेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर थ्रेटन में आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली आज ही की डेट है, जस्टिस नागरत्ना मैम ने ये बोला है आज ही में, सर्विसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में वो सुनवाई कर रही थी, उसमें उन्होंने अपना रिमार्क दिया है कि पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन अगर होगा तो उसमें साउथ को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी कमेंट आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है, देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट इसको किस तरीके से रिप्लाई करती है, किस तरीके से बोलती है। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे डिलिमिटेशन के साथ में, चैलेंजेस भाई फेडरल इम्बैलेंस हो सकता है, रिजर्वेशन और रिड्रॉ किया जा सकता है एससी एसटी एंड ओबीसी के अंदर, और रिसेंटली 33%, ठीक है, रिसेंट जो 106 अमेंडमेंट रिसेंटली लाया गया था, ठीक है, 106 अमेंडमेंट यहाँ पर जो वुमेन रिजर्वेशन 33 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लाया गया था, ठीक है, उसको भी इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए भी डिलिमिटेशन करी जाएगा। ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए एससी एसटी एंड ओबीसी, ये सारी बातें करी जा रही हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, 15 साल के लिए अल्टीमेटली यहाँ पर जो है रिजर्वेशन को लाया गया है, फ्यूचर में आपका रिजर्वेशन देखा जाएगा किस प्रकार से
1996 आई थिंक, ठीक है, 1996 से बात चल रही थी। धीरे-धीरे इसको जो है अभी यहाँ पर प्रपोज़ किया है। फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, लीगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आपकी ये सारी हैं। फिर उसके बाद अलग-अलग फेडरल पॉलिटिक्स है, उसके अलावा गवर्निंग पोज़ीशंस किस तरीके से है वे फॉरवर्ड। नो सदर्न स्टेट वुड सीट लॉस, ऐसा यूनियन मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं कि भाई सदर्न स्टेट आपको जो है सीट लॉस नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंसेंसस पे लाने की बात चल रही है कि एक जगह पे बैठ के रीच किया जाए, स्टेक होल्डर्स के साथ में सभी को बैठ के बात किया जाए, नेशनल डायलॉग किया जाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब यहाँ पर बात चल रही है क्या, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। ठीक है, डिलिमिटेशन यहाँ पर कैरी किया गया है। तो प्राइमरी द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कौन सा डिलिमिटेशन के लिए, आर्टिकल 82। ठीक है, उसके अलावा विच बॉडी हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग दी, कौन सी बॉडी यहाँ पर करती है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है अल्टीमेटली। 1976 में फ्रोज क्यों किया गया था डिलिमिटेशन को, ठीक है, वो इसलिए फ्रोज किया गया था क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, मेंटेन करना था फेडरल बैलेंस को, कि भाई एक तरफ साउथ के स्टेट है, नॉर्थ के स्टेट है, वेस्ट के स्टेट है, नॉर्थ साउथ तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन भी तो होना जरूरी है ना। ठीक है, कौन कौन से सबसे ज्यादा कंसर्न्ड स्टेट हैं, तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा अगर बात करोगे नॉर्थ वाले हैं भैया, वेस्ट यहाँ उड़ीसा झारखंड आपका ईस्ट वाले हैं, असम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा ये आपके वेस्ट वाले हैं, तो ज्यादातर साउथ के स्टेट है उनको ज्यादा कंसर्न है इस चीज का। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, अब इससे होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, व्हाट इज वन पर्पस सॉल्यूशन फॉर अवॉइडिंग, ठीक है, सरफेस द पॉपुलेशन, तो इंक्रीज की जाए टोटल सीट्स रिडिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व है, ये सारी बातें हो गई। फिक्स अभी नंबर फिक्स है यहाँ पे, ये स्टेट कंसर्न में है, 60% टैक्स कलेक्शन यहाँ पर देते हैं भैया साउथ वाले, साउथ स्टेट। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। लीगल क्या है भैया, लीगल बात इसको डिलिमिटेशन को चैलेंज करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 390 सॉरी 329 ए, देखो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब यहाँ पर बात करी जाए, हम लोगों ने ट्राई किया, देखो अब यहाँ करंट सीट्स देखो, सदर्न स्टेट के पास में करंट सीट्स 129 है, 129 है, जो कि 144 हो जाएंगी जब ये सेंसस हो जाएगा और डिलिमिटेशन हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो 15 सीट यहाँ पर आपको जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्लस 15 सीट्स। ठीक है, दूसरी बात अगर यहाँ पे कहोगे कितनी टोटल 222 सीट्स हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर इंक्रीज आपको 357 का देखने को मिल रहा है। तो टोटल आपको इंक्रीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है, 135 सीट्स का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज यहाँ पर जो है बता रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया पूरा डिलिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नया है, आ सकता है, ठीक है, यूपीएससी के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ये। तो ये उत्तर प्रदेश में सीट इतनी बढ़ जाएगी, बिहार में सीट इतनी बढ़ जाएगी, ये बातें चल रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और आपका महाराष्ट्र में, वहीं पे साउथ में इतनी सीट बढ़ेगी। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये न्यूज़पेपर से ही लिया हुआ आर्टिकल है। ये लेटेस्ट लाइव लॉ के द्वारा आज ही का ही डेट है, ठीक है, आज ही आया है, तो कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा डिटेल में, तो कल की देखो न्यूज़ हम आज ही बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चलो नेक्स्ट, और कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। आज ये सब यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए इनके बारे में कल फिर बात करेंगे हम लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, हीट वेव्स की, और उसके अलावा इस समय गिग वर्कर्स के लिए, रिक्शा पुलर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट क्या ऑप्शंस ले सकती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट आर्टिकल नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है पेपर नंबर, जीएस पेपर नंबर 3, अर्बन हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, गवर्नेंस की अगर बात करते हो तो ये आ जाएगा जीएस पेपर 2 में, ठीक है, सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल वल्नरेबल सेक्टर। दिल्ली में अप्रैल में 41 डिग्री तक सेंटीग्रेड यहाँ पर देखा गया, बहुत कम ही नाइट टाइम का रिलीफ मिल पाता है, और एक्सट्रीम हीट यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो अभी की डेट में इंडिया एक एपी सेंटर बना हुआ है किसका, हीट वेव का, ठीक है, एपी सेंटर मतलब बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है। इसमें जो वर्नरेबल वर्कर्स यहाँ पर अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, वेस्ट पिकर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए। गिग वर्कर वो होते हैं जो एडिशनल यहाँ पर जो है वर्क कर रहे होते हैं। एडिशनल वर्क का मतलब क्या होता है, ज्यादा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जैसे कि आप जोमेटो के अंदर बात कर लीजिए, फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज होते हैं, कैब ड्राइवर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी गिग वर्कर्स। ठीक है, आरबीआई ने 2024 में एस्टिमेट किया था कि अप्रोक्सीमेटली जीडीपी 4.5% लूज कर सकती है हीट वेव की वजह से, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी घटेगी और इससे हेल्थ इंपैक्ट होगी। इनफॉर्मल सेक्टर में ऑब्वियसली बात है, अर्बन एरिया जो है वो एक तरीके से कंक्रीट का फॉरेस्ट बना हुआ है। अर्बन एरिया तो कंक्रीट फॉरेस्ट है ना, रियल फॉरेस्ट थोड़ा ना, ग्रीन फॉरेस्ट थोड़ा ना। तो वहां पर क्या है, अल्टीमेटली वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, हीट स्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर बात करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फिर
करंट प्लान क्या है भाई? हीट एक्शन प्लान क्या है? हीट एक्शन प्लान यहाँ पर लाया गया है जैसे कि अहमदाबाद में लाया गया। अहमदाबाद में यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है? बट ये उतना ज़्यादा अंडर फंडेड है, पुअरली कोऑर्डिनेटेड है। मेनी सिटीज़ में लाया गया है अहमदाबाद से देखकर उस पे गाइड होकर, लेकिन ऑलमोस्ट अभी भी ये अंडर फंड है, बहुत कम पैसा लगाया जा रहा है। फिर यहाँ पर की चैलेंजेस क्या है? इनअवेलेबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स। अभी की डेट में इनफॉर्मल वर्कर्स का कोई डेटा ज़्यादा है नहीं, ठीक है? तो उसके लिए ब्रॉड पॉलिसी बनाई जाए, ये प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है भाई, शॉर्ट टर्म फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज इतनी ज़्यादा अलग-अलग है ना, लेबर मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, अर्बन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़्यादा ना टेबल टॉक्स ही होती रहती है, ठीक है? रूट लेवल पे काम ज़्यादा नहीं होता, सिनर्जी बहुत कम दिखाई देती है, आपस में सहयोग बहुत कम देखने को मिलता है। लैक ऑफ सेफ्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन, ठीक है? कूलिंग एरिया, ठीक है? और कंपनसेशन ऑफ लॉस्ट ऑफ वर्क, ये बहुत कम देखने को आपको मिलता है। उसके अलावा यूएसए, इसके अलावा ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर बात करोगे, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि फ्रांस है, इन सब जगहों पर थोड़ा बेटर आपको जो है चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, थोड़ा बेटर वर्क देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यूएसए कैलिफोर्निया की बात कर ली जाए, तो वहां पर मैंडेट है। किस चीज का मैंडेट है भाई? वाटर मिल जाएगा, शेड होगा, रेस्ट ब्रेक दिया जाएगा, हीट वेव्स को यहाँ पर सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फ्रांस की बात कर ली जाए, तो वर्क को एडजस्ट कर दिया गया है, मतलब जब ज्यादा बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, उस समय काम ना करवा के उसके मॉड्यूल को जो है चेंज कर दिया गया है, वर्किंग वर्किंग आवर चेंज कर दिए गए हैं, कूलिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, ये बात चल रही है। कट, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आउटडोर वर्किंग को, हीट मैंडेट कर दिया, ये सारी चीजें यहाँ पर करी गई हैं। अहमदाबाद, उड़ीसा, यहाँ पर एक तरीके से रेस्ट एरियाज, शेडेड एरियाज और वर्किंग आवर में चेंजेस मैंडेट किए जा रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर देखोगे तो रिवाइज करना है एनडीएमए गाइडलाइंस को। उसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ प्लानिंग, सभी को मिलजुल के यहाँ पर सिविल सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, इन सभी को मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, रेस्ट जोन बनाने पड़ेंगे, हाइड्रेशन पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कूलिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर इसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अलग। तो ये देखिए, आप अगर बात करोगे तो इस प्रकार से आप ये पूरा मैप देखो, आपको समझ में आएगा इंडिया कितना ज्यादा करंटली वर्नरेबल है, किस चीज को लेकर, हीट वेव को लेकर। 50% 50 डिग्री के आसपास पहुंच जा रही है हीट, ठीक है। इंडिया का एक्शन प्लान क्या है? आप लुधियाना की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, इधर राजस्थान में तो भाई हीट वेव है ही, गुजरात हो गया, ठीक है, सूरत, मुंबई, ये सारी जगहों पे आपको जो है हीट वेव के बड़े बड़े लक्षण देखने को मिल रहे हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो आरबीआई के द्वारा अगर बात करी जाए, तो कितना प्रोजेक्ट किया गया है कि हम यहाँ पर अपना जीडीपी लॉस कर देंगे, 4.5% जीडीपी लॉस यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर चीजें बात करी जा रही है कि सर हीट प्लान कैसा है भाई अहमदाबाद, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करी जा रही है ऑक्यूपेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल किया जाए, ठीक है, मतलब हीट एक्शन प्लान जो मॉड्यूल है वो कहाँ पर पायनियरली लाया गया, वो अहमदाबाद में लाया गया। फिर यहाँ पर बात करी जाए कौन इसमें से, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्ड ऑफ फॉलोइंग करंट, इसमें फीचर नहीं है। जैसे जनरल पब्लिक हेल्थ अप्रोच, शॉर्ट टाइम फोकस किया गया है, फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल, हाँ ये अभी नहीं लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर प्लान कहाँ से लिया गया भैया? फ्रांस से। फिर अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री अगर बात करो, तो मिनिस्ट्री देखो अलग अलग है यहाँ पर। लेबर मिनिस्ट्री है, मनसुख मंडाविया सर के पास में। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री किसके पास में? मनोहर लाल खट्टर, यस मनोहर लाल खट्टर। फॉरेस्ट भूपेंद्र सिंह यादव। हेल्थ नड्डा, नड्डा सॉरी नड्डा, ठीक है, नड्डा। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास में है? राजनाथ सिंह सर के पास में है। तो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई रोल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये शॉर्ट लाइंस है आपके सामने, इसको आप इत्मीनान से पढ़ के देख सकते हैं। क्लियर? तो ये जो आर्टिकल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा है इंडिया के न्यूट्रिशंस वैल्यू की, फूड चेन की, न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी की। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2024 में इंडिया की रैंक जो रही है 127 देशों में 105 रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उससे रिलेटेड आर्टिकल है। उसके अलावा यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 19 से 2019 से 21 के बीच में हुआ, उसके कंसर्न्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कितने लोगों के पास में कितने प्रॉपर पॉपुलेशन में कितने लोग स्टंट में हैं, अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, ये सारे आर्टिकल पे इंपॉर्टेंट बात करी गई है। ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। आइए, ये आर्टिकल जनरल स्टडीज के पार्ट 2, पेपर नंबर 2, जिसको हम लोग बात करें जीएस2 के बारे में। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उससे रिलेटेड बात करता है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो पॉवर्टी एलिवेशन, हंगर, फूड सिक्योरिटी, मैल न्यूट्रिशन, विमेन न्यूट्रिशन, उसके अलावा जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों की बात करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल फूड सिस्टम जो है अभी बहुत प्रेशर में है कि रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में जो यूक्रेन था दुनिया का बाउल ऑफ, यहाँ पर वीट बाउल कहा जाता था, ठीक है। दुनिया यूरोप की पूरी कंट्री में वहीं से वीट जाता था, समझ में आया। तो ये बहुत कंस्ट्रेन में है, ऊपर से फिर क्लाइमेट चेंज है,
इसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, अफोर्डेबिलिटी भी बहुत कम हो रही है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में बात करी जाए तो प्रोडक्शन मिल्क का, यहाँ पर बात कर ली जाए प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोडक्शन है किसका भाई? मिल्क का, फ्रूट का, वेजीज का, वेजिटेबल का, ग्रीन्स का, लाइवस्टॉक्स का। लिवस्टॉक्स मतलब कि यहाँ पर पशुपालन जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है? डुअल बर्डन, लेकिन फिर भी फेस कर रहा है डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। एक अंडर न्यूट्रिशन भी फेस कर रहा है इंडिया, और ओवर न्यूट्रिशन भी फेस कर रहा है इंडिया। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन का मतलब यही हो गया कि भाई आपका अंडर वेट हो गया, स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया ओबीज हो जाना, मोटापा आ जाना, ठीक है? उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इंडिया की अगर बात करी जाए टोटल, ठीक है, 127 कंट्री में 105वें स्थान पर इंडिया 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रहा है फूड सिक्योरिटीज को लेकर। इसकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फूड सिक्योरिटी की अलग बात करेंगे हम लोग अभी। तो अंडर न्यूट्रिशन की यहाँ पर बात करी जाए तो फैमिली हेल्थ सर्वे में यहाँ पर 2021 19-21 में यहाँ पर बात किया गया है कि 194 मिलियन, 19 करोड़, इसको सीधी बात करें तो 19 करोड़, 19.40 करोड़ बोल सकते हो आप, ठीक है, अंडर नरिश्ड है इंडियंस। फिर यहाँ पर बात करी जाए, जिसमें से अगर बात करो इन संख्या में से, इस संख्या में से, ठीक है, 35.5% स्टंट है। अब इसमें क्या होता है, एज के हिसाब से हाइट कम रहती है। दूसरा क्या है, 32.1 जो है यहाँ पर अंडर वेट है, एज के हिसाब से वेट कम रहता है। फिर यहाँ पर बात कर ली जाए 19.3% यहाँ पर सफर फ्रॉम वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब क्या होता है, हाइट, वेट कम होता है और हाइट के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जरा डिटेल बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर इंडिया की जो अगर बात करोगे, 105वां स्थान रहा, तो धीरे धीरे यहाँ पर देखोगे साल दर साल हमने जो है अल्टीमेटली यहाँ पर जो है परसेंटेज वाइज चीजें कम की हैं। तो यहाँ पर अगर देखें आप, देखो जरा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। वेस्टिंग का मतलब क्या है? वेस्टिंग का मतलब यह है हाइट तो प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका वेट कम है, ठीक है, वेट कम है। स्टंटिंग में यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो स्टंटिंग में क्या है भाई? स्टंटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि हाइट एज के हिसाब से कम है, अंडर वेट ऑब्वियसली बात है, लो वेट है एज के हिसाब से, ओबीज या ओवरवेट, सिंपल सी बात है सर, अपनी एज के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से यहाँ पर क्या है भाई, वेट ज्यादा है। डबल बर्डन का मतलब क्या है? स्टंटिंग एंड दी, देखो इसमें हाइट भी कम है, ठीक है, हाइट भी कम है, और क्या है भाई, ओवरवेट भी है, ठीक है। ये एक बड़ा ही मुद्दा आपको देखने को मिलता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछे जाते हैं आपसे, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए ओवर नरिशमेंट। इंडिया में 24% वुमेन्स और 22.9, 23 मान लो टोटल टोटल इसको, ठीक है, ओवरवेट और ओबीज हैं। ये सिग्नल कर रहा है इंडिया की डाइट को। और ज्यादातर इंडिया की डाइट में देखो प्रोटीन बहुत कम है, ठीक है, ज्यादातर तो आपके कार्ब्स हैं, ठीक है, आप जो खा रहे हो, या तो थोड़ा बहुत फैट है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, जिस तरह से कार्ब्स है, कार्ब बहुत ज्यादा आप लेते हो तो अल्टीमेटली उसको वो किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और यही ग्लूकोज आगे जाके जो है आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन जाके आपके लिवर में स्टोर हो जाता है फूड की तरह, ठीक है। फिर धीरे-धीरे फिर जब ये ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा चीज़ें खाना शुरू कर देते हो, अपनी कैलोरी से ज़्यादा शुरू कर देते हो, उसके ऊपर से कोई फिजिकल वर्क नहीं रहता, तो अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि यही ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कि भाई क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जो डीएनए है, ये अपने पूरे समय से ऐसा ही फील करता हुआ आया है कि भैया कल को चल के यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कल को चल के यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हमारे पास स्टोर फूड रहना चाहिए, ठीक है ना? कि पहले तो ऐसा नहीं था भाई, आप घर पे बैठे हो, खाना मिल जाता था, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हैं। पहले बहुत लोग जो है इस खाने मतलब भोजन के लिए बहुत दूर-दूर तक परिश्रम करते थे, बहुत दूर-दूर तक ज काम करते थे, जाते थे, पैदल थे। अभी तो जितना सेल्फ सफिशिएंट या फिर मशीन्स हैं, उसकी वजह से आदमी तो वॉक करने भी नहीं जाता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है भाई, फूड अफोर्डेबिलिटी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ने कहाँ पर यहाँ पर कहा है 55.6% इंडियन कैन नॉट अफोर्ड द फूड, मतलब आधी जनसंख्या से ज़्यादा लोग यहाँ पर फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो हेल्दी डाइट है वो इतने से इतने पर पर्सन पर डे यहाँ पर लगाना पड़ रहा है उसको, $2.86 से लेकर $3.36 पर पर्सन 2022 से 23 में, 2017 से 22 में इन्होंने खर्च किया है। इंडियन यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो इनएफिशिएंट क्यों बता रहा है भाई? क्योंकि लीकेज है, करप्शन है, ठीक है। उसके अलावा 90 मिलियन, 9 करोड़ एक्सक्लूड किए जा चुके हैं यहाँ पर टारगेट से पीडीएफ के। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आ गया था, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होगा गवर्नमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड लेके आई, क्योंकि ये इसलिए लेके आई थी क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। मान लीजिए एक कोई बिहार से व्यक्ति है, महाराष्ट्र काम करने के लिए गया, या जम्मू कश्मीर काम करने के लिए गया, तो उस समय क्या होगा भैया, उस घर पे तो उत्तर प्रदेश में उसका या फिर बिहार में उसका राशन कार्ड है, समझ में आ रहा है, लेकिन उस राशन कार्ड का बेनिफिट वो उस प्रदेश में नहीं उठा सकते जहां पर वो अभी कार्यरत काम कर रहा है, समझे? इसलिए यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर प्रति व्यक्ति यहाँ पर जो है 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर अनाज मुहैया करा रही है सरकार, ठीक है। उसके अलावा बात करोगे तो करंट टाइम में इंडिया के अंदर ना क्लाइमेट ड्रॉट और क्लाइमेट चेंज की वजह से, बायोडायवर्सिटी की वजह से
ऐसे रेजिस्टेंस क्रॉप उगाने में बात चल रही है, लेकिन उसको ना अवेयरनेस बहुत कम है अभी की डेट में, ठीक है? तो अभी भी जो ओल्ड पैटर्न है उसी तरीके से ही राइस, व्हीट इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कोर्स ग्रेन जैसे कि बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, जो पुराने हमारे अनाज मोटे अनाज हुआ करते थे, ठीक है? राई, उसपे फैशन सा चलने लगा, तो ये अभी की डेट में क्या है कि भई ये एक तरीके से सुपर फूड बन गए हैं, और सुपर फूड बनने की वजह से होता क्या है कि भाई इसकी डिमांड बढ़ती है, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये फूड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते चले जा रहे हैं, ठीक है? प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल फ्लॉज़ ऑफ द फूड सिस्टम, ठीक है? इनसफिशिएंसी, न्यूट्रिशन एडिक्वेसी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इरिगेशन का सिस्टम भी बहुत लो है यहाँ पे, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्वियस सी बात है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इलिटरेसी है, जेंडर बायसनेस है और आपका पुअर सैनिटेशन है, ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हर साल 12 ट्रिलियन जो है हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे यहाँ पर जो है कॉस्ट आती है फूड सिस्टम के फेलियर होने की वजह से। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में भी यहाँ पर जो है पिछड़ता चला जाता है। तो अब क्या की स्ट्रैटेजी है न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी को एग्रीकल्चर ठीक करना चाहिए? ऐसी क्रॉप, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप या बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को लॉन्च करना चाहिए। जैसे राइस में यहाँ पर आयरन रिच राइस को लाया जा रहा है, ठीक है? बायो फोर्टिफाइड क्रॉप में अगर बात करोगे। उसके अलावा बात करोगे यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट ऐसी फसलों को, खास करके जो कोर्स ग्रेन है, बाजरा है, ज्वार है, ठीक है? इन 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 क्रॉप्स को उगाने की बात चल रही है, ताकि इन क्रॉप से ना क्या किया जा सके, ये कहीं भी उग जाए। जो ड्रॉट इलाका राजस्थान जैसे बड़े-बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर खेती नहीं होती है ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी इन क्रॉप्स को उगा के उस ज़मीन को कम पानी के साथ में यहाँ पर उगाया जा सके। तो ये वो टेक्निक है जिससे कन्वेंशनल ब्रीडिंग में थोड़ा-सा चेंजेस करके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। जैसे अगर मैं कुछ क्रॉप्स का नाम लूँ यहाँ पे, तो जो व्हीट है, उसमें ज़िंक मिलाने की बात चल रही है, ठीक है? राइस में भी कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर ज़िंक मिलाया जाए। पर्ल मिलेट, ठीक है? बाजरा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आयरन, ठीक है? मिलाया जाए। लिनसेड में जितने की दालें हैं आपकी, ठीक है? लिंटल्स जिसको बोला जाता है, उसमें भी यहाँ पर ज़िंक और आयरन की बात चल रही है। क्लियर है? टोटल वैल्यू में अगर बात करोगे, करंट वैल्यू में 2023 के हिसाब से अगर बात करोगे, तो 142 फोर्टिफाइड वैरायटी डेवलप कर ली गई है, जिसमें से 124 जो है फील्ड क्रॉप है और 18 हॉर्टिक्रॉप्स आपकी होती हैं। ठीक है? इसमें आगे चल के आयरन, ज़िंक, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, इस तरह से चीज़ों को ऐड करने की बात चल रही है। और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 बायो फोर्टिफाइड वैराइटीज़ को यहाँ पर जो है नेशन को सौंपा था, ताकि उसको जो है उगाया जा सके। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। न्यूट्रिशन बेनिफिट है, ऑब्वियस सी बात है, इससे हम माल न्यूट्रिशन को फोकस कर सकते हैं। आयरन डिफिशिएंसी जो कि महिलाओं में होती है, एनीमिया एक बड़ा फैक्टर है फीमेल्स में, ठीक है? एनीमिया होने का बच्चों में, ठीक है? ज़िंक के अगर बात करोगे, तो ज़िंक ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है? विटामिन ए बड़ा इम्यून इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है? अगली बात, फोर्टिफाइड ग्रेन जैसे मैंने बताया, स्कूल में बाँटा जाए, ठीक है? फार्मर्स सेफ्टी नेट क्रिएट किया जाए। पीडीएस सेंटर में मिड डे मील्स में न्यूट्रिशन रिच फूड पहुँचे, बिहेवियरल चेंज किया जाए, कैंपेन किया जाए, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव बनाए जाएँ, ठीक है? क्यूआर कोड से एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी लाया जाए लेबलिंग में। उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है, जैसे बात करोगे ग्रास रूट लेवल पे चलाया जा सकता है, माई प्लेट ब्लास्ट ऑफ, ठीक है? गेम है, रेडियो प्रोग्राम है नॉलेज देने के लिए। उसके अलावा प्लेस बेस्ड इनोवेशन जैसे कि टेरी करके, और फूड एंड लैंड यूज़ कॉन्फ्लिक्शंस, हिमालय रीजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइस क्रॉप, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड लोकल नेटवर्क को यहाँ पे डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सस्टेनेबल नंबर 2, 3 और 12 में यहाँ पर बात कर जाते हैं नरिश्ड और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को फूड में रेजिलिएंट इकोनॉमी बने, ठीक है? ये सारी बातें। चलिए, ये सारी बातें हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार अगर बात करोगे, तो चिल्ड्रंस जो हैं 35% कैसे है भैया? स्टन्ड है, ठीक है? स्टन्ड है। माइग्रेंट वर्कर के लिए वन नेशन, ठीक है? वन राशन कार्ड। ये तो सभी को यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर अल्टीमेटली अभी की डेट में जो है 5 करोड़ प्रति व्यक्ति, सॉरी 5 केजी प्रति व्यक्ति यहाँ पर जो है अनाज मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें व्हीट, राइस और कोर्स ग्रेन में जैसे फॉर एग्जांपल आपका चना, ठीक है? बीच में कोविड-19 में नमक और तेल भी दिया जा रहा था, अभी उसको जो है स्टॉप किया गया है। पोषण अभियान, ठीक है? आपके नियोनेटल्स के लिए, बेबीज़ के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसी पोषण को, मिड डे मील को अभी क्या है, पोषण किया जा रहा है, पोषण अभियान कहा जा रहा है, ऐड कर दिया गया है, इसी में मिला दिया गया है अल्टीमेटली एक ही पीएम पोषण अभियान के अंदर। तो जो मिड डे मील में स्कूल शिक्षा में जो स्कूल चले, हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल जाते थे, वहाँ पर उनको पोषण अभियान कर दिया गया है। न्यूट्री पाठशाला की बात करी जा रही है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, ठीक है? उसके अलावा बात करी जाए इंडियन वुमेन, तो यहाँ पर बात करें एनीमिया 53% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है परसेंटेज, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करी जाए, तो एक्सक्लूसिव फोकस किया जाए कैलोरिक सफिशिएंटी पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, व्हिच नॉट की स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फूड। अच्छा, यहाँ पर बात किया जाए किस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया है। देखो, न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी एग्रीकल्चर पे है भैया, हाँ, ठीक है? कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करना चाहिए, कम्युनिटी कम्युनिटी जाके न्यूट्रिशन के बारे में उसकी किस तरह का फूड खाना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, इस तरह की यहाँ पर जो है बातें करनी चाहिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट
स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, लेकिन इस पे यहाँ पर जो है कैलोरी सफिशिएंट नहीं है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, ये डेटा है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, फटाफट। कुछ यहाँ पे, पाक यूज दी 400 ड्रोन्स पॉसिबली फ्रॉम टर्की। उसके अलावा इंडिया रिप्लाई पाकिस्तान सेकंड डे स्ट्राइक। फिर यहाँ पर इज इट नॉट कोर्ट ड्यूटी टू टेल द मीडिया टू डिलीट दी टेक डाउन द कंटेंट। ठीक है, एएनआई की यहाँ पर बात चल रही है। तो चलिए, आर्टिकल 19 आया है यहाँ पे। अब ये बड़ा एक अच्छा आर्टिकल है, देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली यहाँ पर जेपी नड्डा जो है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑनगोइंग वॉर चल रही है बीच में अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सीज़ फायर जैसे आसार बन रहे हैं। देखिए क्या होता है, डेवलपिंग इश्यूज है। तो यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को, प्रिपेयर्डनेस को देखा जा रहा है। कल की डेट में डॉक्टर की मोबिलिटी की जा सके, एम्स के डॉक्टर की, नर्सेस की मोबिलिटी की जा सके, डिप्लॉय किया जा सके। एसेंशियली फॉर किस रीजन के अंदर, यहाँ पर इमरजेंसी रीजन के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को तुरंत प्रोवाइड किया जा सके वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बात करी गई हैं। तो अब इसमें अगर आप बात करोगे, और ठीक है, एडिशनली ऑल हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी की बात करी जा रही है, ब्लड, ऑक्सीजन, ट्रॉमा किट। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, पैरामेडिक्स, प्राइवेट यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर, ताकि ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पर तुरंत यहाँ पर जो है मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड, कंज्यूमेबल रिलेटेड। भीष्म क्यूब्स की बात करी जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली ना इंडिया ने ना अभी रिसेंटली ही इसको डेवलप किया है, और ये अपना एक तरीके से मिनी हॉस्पिटल की तरह काम करेगा, मिनी हॉस्पिटल की तरह काम करेगा। ठीक है, भीष्म का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, भारत हेल्थ इनिशिएटिव एंड सहयोग हित मैत्री। ठीक है, भारत इन हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। और अप्रोक्सीमेटली ये जो है 15 इंच के आसपास का क्यूबिकल बॉक्स यहाँ पर बनाया जाता है, इजी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 200 से ज्यादा इमरजेंसी केसेस को ये एक बार में क्या कर सकता है, देख सकता है। एआई इक्विप्ड है, सारा डेटा इसमें मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ओरिजिन अगर बात करें जाए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के तहत इसको जो है हर कहीं जगह पर पहुंचा जाता है। 20 केजी का ऑलरेडी होता है ये। आरएफआईडी मैनेजमेंट है इसमें। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर जिसकी बात करी जाए, तो इसको रियल टाइम स्टॉक जो इसमें रखा है भाई, दवा है, ब्लड है, सिरिंज है, इंजेक्शन है। ठीक है, वो सारी चीजें रियल टाइम में मॉनिटर करी जा सकती हैं। तो भी इसमें से रिलेटेड बात कर लिया। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे ये बड़ा एक डेवलपमेंट सामने आया है। आईएमएफ के पास में कौन गया था भैया, पाकिस्तान। तो इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन किया है। वैसे इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता था, इंडिया यहाँ पर जो है नो भी कर सकता था वोटिंग में, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन किया है। मतलब ना तो नो ना तो यस, इसको बोलते हैं एब्सटेन। तो चलिए, थोड़ा आईएमएफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन अगर बात करोगे तो जीएस पेपर नंबर 2 के लिए नेबरहुड, ऑब्वियसली बात है, फॉरेन पॉलिसी, बायलैटरल रिलेशन विद पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद पाकिस्तान, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर रीपेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आपको बताऊंगा, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा लार्ज टर्म है, इसके अंदर आप विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, विजिबल और इनविजिबल गुड देख रखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ज्यादातर आपका जो है ना, फिजिकल गुड्स जो होते हैं ना, उसको यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही सब टर्म है यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1944 में, ठीक है, ब्रिटेन वुड कमेटी बनी थी वॉशिंगटन डीसी में, और उससे दो इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो होता है वो काम करता है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वहीं पर आईएमएफ जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 189 कंट्रीज हैं, इसमें 191 कंट्री मेंबर्स हैं। दोनों में इंडिया जहां पर जो है सिग्नेटरी है, यहाँ पर सॉरी सिग्नेटरी बोला मैं, दोनों का पार्ट है। ठीक है, ये कैपेक्स के लिए प्रोवाइड कराता है। कैपेक्स मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब आप ब्रिज बना रहे हो, आप सड़क बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रेलवे में डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की चीजों में यहाँ पे डेवलपमेंट करता है। विलेज का डेवलपमेंट कर रहे हो, स्कूल बना रहे हो, हेल्थ हॉस्पिटल बना रहे हो, ठीक है ना, उसमें। लेकिन आईएमएफ जो हेल्प करता है वो बेल आउट पैकेज में करता है। बेल आउट पैकेज कहने का मतलब ये है कि कोई कंट्री, मान लीजिए अपना यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का मतलब क्या होता है, उसके पास में पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर नहीं है। ठीक है, और उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए, उस समय के लिए, खरीद के लिए यहाँ पर क्या दे सकता है, वो बेल आउट पैकेज के अंदर लोन प्रोवाइड करा सकता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, शुरुआत में 29 थे, तो ये मैंने डिटेल आपको आईएमएफ से रिलेटेड सारी बातें बता दी। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं पाकिस्तान को रिलेटेड। ठीक है, आईएमएफ ने ग्रांट कर दिया यहाँ पर आईएमएफ फंडिंग टू द पाकिस्तान, और इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन किया है। और 1 बिलियन अंडर, देखो 1 बिलियन तो इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिली है, 1 बिलियन की, 1 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, 1 बिलियन यूएस डॉलर की।
उसके अलावा एडिशनल 1.3 बिलियन की इसको क्या मिली है, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी मिली है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बात करूंगा थोड़ा सा आगे। एक्सटेंडेड फंड और बढ़ा के दिया गया है, पहले से ये कटोरा लेके पहुंचे हुए थे तो उनको और बढ़ा के दिया है। धीरे धीरे यहाँ करंट पैकेज में बात करोगे 7 बिलियन का कर्ज अभी हो चुका है इनके ऊपर। दूसरी बात ये है कि पहली बार तो नहीं गया भाई, 25th टाइम यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, 1958 से। और 35 सालों में अगर बात करोगे तो 28 बार इसको प्रोलॉन्ग किया गया है, मतलब इसको और लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड कराया गया है। इंडिया के कंसर्न्स क्या थे? इंडिया कंसर्न भाई पुअर परफॉर्मर है ये, पहले के लोन नहीं चुका पाया इसने। ठीक है, मिस यूज कर सकता है भैया, मिस यूज कर सकता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है भाई, इंडिया इसका भुक्तभोगी है। उसके अलावा बात करी जाए तो इंडियन सॉरी आईएमएफ ने प्रोसीजर को कंस्ट्रेन किया है। इंडिया प्रोसीजर टेक्निकल फॉर्मेलिटी इंडिया ने यहाँ पर बताई कि भाई क्यों नहीं चुका पा रहा है ये, डेट सस्टेन रिस्क है इसका। उसके अलावा इंडिया एब्सटेन किया, इंडिया ने नो नहीं कहा, इंडिया ने नो नहीं किया बल्कि एब्सटेन किया। यही ओपोजिशन जो है कांग्रेस वो बोल रही है आपको एब्सटेन की बजाय यहाँ पर नो करना था। चलिए उसका उसके लिए ना देखो एक फंक्शन होता है एक्चुअली, चीज क्या होती है ना, अ, अगर पावर की बात करोगे ना, एक सेकेंड। अगर आप आईएमएफ के अंदर ना बहुत सारे ना चीजें होती हैं, जैसे अगर आप बात करो, ठीक है, जो आईएमएफ का लोन है ना, ठीक है, इसमें वोटिंग पावर होती है। जैसे यूएसए है तो यूएसए के पास में 17.50% जो है यहाँ पे, मतलब 7.5 के आसपास यहाँ पर जो है आपको वोटिंग पावर देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करी जाए, जापान है 6.4, एक सेकेंड, जापान जो है वहां पर 6.47% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया के पास जो पावर आती है ना, इंडिया के पास जो वोटिंग पावर आती है वो सिर्फ और सिर्फ 2.75% ही है। ठीक है, अब इस पावर से बेनिफिट देखो क्या होता है। देखो जो फॉरेक्स होता है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ, फॉरेक्स के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेक्स के कंपोनेंट की बात करी जाए, जिसमें आपका गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, और आपका, ठीक है, एक वेटेज होता है आईएमएफ के अंदर, वेटेज। तो अब आईएमएफ को हमने जितना वेटेज दिया होगा, जितना हम पैसा देते होंगे आईएमएफ को सस्टेन करने के लिए, चलने के लिए, करने के लिए, ठीक है ना, अमेरिका उसमें सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो इसी वजह से अमेरिका अपनी चलाता है, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर मोनोपोली है या फिर प्राइवेटाइजेशन है। आप देखते हो कि इंडिया ने 1991 में यहाँ पर क्या किया था भाई, बेल आउट पैकेज लिया था, इसीलिए हमको जो है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लाना पड़ा था। समझ में आया, हमको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी थी। ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका बोल सकते हो, लेकिन उस समय हमारी इकोनॉमी को यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी थी। समझ में आया, आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपका हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर आईएमएफ को 2.3 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर क्या मिल चुका है, लोन मिल चुका है, बैक बाय द मेजर ग्लोबल पावर। इंडिया ने यहाँ पर इकलौता कंट्री था जिसने एब्सटेन किया है वोट को, बाकी दोस्त भैया सभी यहाँ पर मिले थे। अभी समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दोस्त नहीं है, बस ये सारी चीजें समझ में आती हैं। चलो नेक्स्ट, तो करंट एक्सटेंड मिला है 7 बिलियन यूएस डॉलर तक। उसके अलावा आईएमएफ कितनी बार, 24 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, 24 बार यहाँ पे लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा चुकी हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम्स या आईएमएफ के मनी को ना सही से यूज नहीं करता है। ठीक है, मांगा किस लिए भैया, सस्टेन रेजिलिएंट। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट, इकोनॉमिक और सोशल शॉक यहाँ पर जो है इसके लगे हुए हैं ऑलरेडी, पहले से जो बेल आउट पैकेज उसको चुकाना है। क्लियर, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, और ये इंडिया का स्टेटमेंट आया है, ठीक है, कल रात में ही, आईएमएफ को लेकर। ठीक है, तो आप इसको जो है इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया ने 8,000 टैक्स अकाउंट को यहाँ पर अभी के लिए क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। इसके आगे का जो भी भाग है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट किया गया है। थैंक यू।